हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स को समझा, यानी कि इम्यून सिस्टम के सेल्स के बारे में पढ़ा। न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल्स। लेकिन अब देखते हैं कि इन सेल्स को पता कैसे चलता है कि किस चीज़ पर अटैक करना है। हर प्रोटीन पर तो अटैक होता नहीं है और हर बैक्टीरिया सेम रिस्पॉन्स भी इंड्यूस नहीं करता। तो इम्यून सिस्टम एनिमी को आइडेंटिफाई कैसे करती है? इसका आंसर है एंटीजन। तो चलिए अब इसे ही डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हर एंटीजन डिसीज़ कॉज करता है, पर ऐसा नहीं होता। एंटीजन सिंपली कोई भी मॉलिक्यूल है जो इम्यून सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। डिसीज़ करे ये ज़रूरी नहीं होता। एंटीजन अ मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू एंटीबॉडीज़ या फिर टी सेल रिसेप्टर। एंटीजन ज़रूरी नहीं है कि इम्यून रिस्पॉन्स करे, वो सिर्फ इम्यून सेल्स के थ्रू रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो भी उन्हें एंटीजन बोलते हैं। बात करें एंटीजन के सोर्सेज की, तो एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, पोलन, फूड प्रोटीन्स, स्नैक वेनम या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर अपनी ही बॉडी के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो ऑटो इम्यूनिटी कॉज करते हैं। यानी एंटीजन सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकते, वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे। एंटीजन और इम्यूनोजन दो अलग अलग टर्म्स है, ये दोनों सेम नहीं होते। इम्यूनोजन वो मॉलिक्यूल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस भी करे और रिकॉग्नाइजेशन भी करे, मतलब रिकॉग्नाइजेशन और रिस्पॉन्स दोनों करेगा। लेकिन एंटीजन ये सिर्फ रिकॉग्निशन करता है, ज़रूरी नहीं कि ये रिस्पॉन्स भी करे। हर मॉलिक्यूल इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बनाता है। इम्यून सिस्टम पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ चेक करता है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेननेस। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल फॉरेन होगा उतना इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग होगा। खुद के प्रोटीन्स नॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं करते हैं। अब दूसरा आता है मॉलिक्यूलर साइज़। जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज़ होगा उतना ज़्यादा इम्यूनोजन बेटर रिस्पॉन्स करेगा। जनरली 10 किलो डाल्टन मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल पॉलीमर के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बेटर इम्यूनोजेंस होते हैं। इसका एक जनरल ऑर्डर भी है। सबसे पहले प्रोटीन्स, देन पॉलीसैकेराइड्स, देन लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल इम्यूनोजेंस। नेक्स्ट इज डिग्रेडेबिलिटी। इम्यून सेल्स मॉलिक्यूल को प्रोसेस कर पाए तभी रिस्पॉन्स बनेगा। हाई स्टेबल मॉलिक्यूल्स वीक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब आते हैं इम्यूनोलॉजी के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, हेप्टेंस। हेप्टेंस क्या होते हैं? ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। ये एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है लेकिन खुद से इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं कर सकता। जब हेप्टेन किसी लार्ज प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाता है तब इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। ये लार्ज प्रोटीन होता है कैरियर प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन खुद एक हेप्टेन की तरह बिहेव कर सकता है। जब बॉडी प्रोटीन के साथ में बाइंड करता है तभी ये एलर्जी डेवलप करता है। इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा है जो मूवी देखने चाहता है। वो मूवी देखने गया लेकिन उसको अकेले एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो पापा के साथ जाएगा तो उसे एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो हेप्टेन हुआ और जो उसके पापा है वो कैरियर प्रोटीन। तो वैसे ही इम्यूनोजन हेप्टेन और कैरियर प्रोटीन को साथ में रिकॉग्नाइज करते हैं। अकेले हेप्टेन को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड, इपीटॉप। एंटीबॉडी पूरे एंटीजन को नहीं बाइंड करती है। एंटीबॉडी सिर्फ एंटीजन के एक स्पेसिफिक स्मॉल रीजन को बाइंड करती है, उसे ही कहते हैं इपीटॉप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। और एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग रीजन है उसे कहते हैं पैराटॉप। मतलब एंटीजन का बाइंडिंग रीजन इपीटॉप एंड एंटीबॉडी का बाइंडिंग रीजन हुआ पैराटॉप। एक एंटीजन के ऊपर मल्टीपल इपीटॉप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए एक ही एंटीजन के अगेंस्ट कई डिफरेंट एंटीबॉडीज फॉर्म हो सकती है। इपीटॉप्स के जनरली दो टाइप्स होते हैं, लीनियर एंड कन्फर्मेशनल इपीटॉप। लीनियर इपीटॉप अमीनो एसिड सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, प्रोटीन डीनेचर होने के बाद भी प्रेजेंट रहता है। और कन्फर्मेशनल इपीटॉप ये 3D स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, प्रोटीन अनफोल्ड होते ही ये डिसअपियर हो जाता है। अब बात करते हैं एडजुवेंट्स की। वैक्सीन्स में एडजुवेंट को ऐड किया जाता है। एडजुवेंट खुद एक एंटीजन नहीं होता, ये सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस करता है। इसकी फंक्शनिंग है बेटर एंटीजन प्रेजेंटेशन, साइटोकाइन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाना एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करना।
फॉर एग्जांपल एलम, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, ये बहुत कॉमनली यूज्ड वैक्सीन एडजुवेंट है। इसके बाद आता है एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी मतलब एबिलिटी टू बाइंड एंटीबॉडी या टी सेल्स, और इम्यूनोजेनेसिटी मतलब एबिलिटी टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। हर इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल एंटीजेनिक होता है, लेकिन हर एंटीजन इम्यूनोजेनिक नहीं होता। नॉर्मली टी सेल एक्टिवेशन हाईली स्पेसिफिक होती है, लेकिन सुपर एंटीजन बहुत सारी टी सेल्स को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में मैसिव साइटोकाइन रिलीज होता है। एक फ्लो समझो, पहले फॉरेन मॉलिक्यूल आया, जैसे कि एंटीजन बोला गया, ये रिकॉग्नाइज हुआ हमारी इम्यून सिस्टम के थ्रू। अगर वो इम्यूनोजेनिक हुआ तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और एंटीबॉडी बाइंड करेगी इपीटोप से, देन मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होगा एंड बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट फाइटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी। एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होता है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये बी लिम्फोसाइट की डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है। प्लाज्मा सेल के थ्रू ये सिक्रीट की जाती है। मतलब बी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं बनाती, एंटीबॉडी को सिक्रीट करने का काम है प्लाज्मा सेल्स का। अब आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हर एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड बी सेल रिसेप्टर को भी इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है, और एग्जाम के लिए जनरली ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ होती है। अगर एंटीबॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है। इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, 2 हैवी चेन जिनको H से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 2 लाइट चेन जिनको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। हैवी चेन्स एंटीबॉडी की बैकबोन होती है। ये एंटीबॉडी की क्लास को डिसाइड करती है। हैवी चेन्स के टाइप्स है गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। इन्हीं से बनते हैं IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। इन्हें याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है गेम्ड, GAMED। इसके अलावा लाइट चेन के 2 टाइप्स होती है, कप्पा एंड लैम्डा। एक एंटीबॉडी में या तो दोनों कप्पा होंगी या फिर दोनों लैम्डा, मिक्स्ड किसी में भी नहीं होती है। हर चेन के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल रीजन और दूसरा कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और हर एंटीबॉडी का वी रीजन डिफरेंट होता है। इसी वजह से हम मिलियंस ऑफ एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। कांस्टेंट रीजन इम्यून फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, FC रिसेप्टर पर बाइंडिंग एंड प्लेसेंटा ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं फैब और FC रीजन की। एंटीबॉडी को पेपिन एंजाइम से अगर कट करो तो 3 फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, 2 फैब रीजन और एक FC रीजन। फैब रीजन मतलब फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, यहाँ एंटीजन बाइंड करता है। इसमें वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है। फैब डिटरमाइंस एंटीजन स्पेसिफिसिटी। FC रीजन फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन, ये एंटीजन बाइंड नहीं करता, ये इम्यून सेल्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करता है। इसका फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑप्सोनाइजेशन, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र एंड FC रिसेप्टर बाइंडिंग। फैब और FC के बीच एक फ्लेक्सिबल रीजन होता है, उसे बोलते हैं हिंज रीजन। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से एंटीबॉडी डिफरेंट डिस्टेंस पर प्रेजेंट इपीटोप को भी बाइंड कर पाती है। अब बात करते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट की, जहां एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड करती है। हैवी और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन्स मिलाकर बाइंडिंग साइट बनाते हैं, यानी एक एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं जिसमें VH और VL दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। वैलेंसी का मतलब है एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से बाइंड कर पाती है, कितनी बाइंडिंग साइट्स रखती है। फॉर एग्जांपल बेसिकली IgG एंटीबॉडी में 2 बाइंडिंग साइट होती है, यानी उसकी वैलेंसी 2 हुई। हर एंटीबॉडी का डोमेन अप्रॉक्सीमेटली 110 अमीनो एसिड का होता है। हैवी चेन में एक वेरिएबल और 3 से 4 कांस्टेंट डोमेन होते हैं एंड लाइट चेन में एक वेरिएबल और एक ही कांस्टेंट डोमेन होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली की। एंटीबॉडीज़ इसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये प्रोटीन्स कॉमन IG डोमेन शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल TCR, CD4, CD8 एंड ICAM। एंजाइमेटिक क्लीवेज के लिए 2 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं। पहला पेपेन, ये कट करता है हिंज रीजन के ऊपर और बनाता है 2 फैब और एक FC रीजन। दूसरा आता है पेप्सिन, जो कट करता है हिंज रीजन के नीचे।
जिसके कारण FC रीजन डिग्रेड हो जाता है। बात करें अब बी सेल रिसेप्टर्स की, तो बी सेल सरफेस पर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है। इसे ही कहते हैं बी सेल रिसेप्टर। ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन सिग्नल ट्रांसफ़र के लिए IG अल्फ़ा और IG बीटा प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एक कंपैरिजन देखते हैं मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ही बी सेल से क्लोन्ड होती है। सिंगल एपिटॉप इसे रिकॉग्नाइज करता है और यह हाईली स्पेसिफिक होती है। पॉलीक्लोनल मल्टीपल बी सेल के क्लोन से बनती है। यहाँ पर मल्टीपल एपिटॉप्स रिकॉग्नाइज करते हैं और ये डिफरेंट टेक्निक्स में भी काम आता है। अभी तक हमने एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जो आइडियली हर एंटीबॉडी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन सारे एंटीबॉडीज़ अलग अलग होते हैं। इनमें डिफरेंस सिर्फ नाम से नहीं, इनका डिफरेंस आता है लोकेशन, फंक्शनिंग और स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसे ही डिटेल में देखते हैं। बॉडी में 5 मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, GAMED, IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। इनका डिफरेंस होता है हैवी चेन के बेसिस पर। अगर गामा हैवी चेन प्रेजेंट है तो IgG, म्यू प्रेजेंट है तो IgM, अल्फ़ा प्रेजेंट है तो IgA, एप्सिलॉन प्रेजेंट है तो IgE एंड अगर डेल्टा हैवी चेन प्रेजेंट है तो IgD इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी की, IgG, और ब्लड में ये सबसे अबंडेंट होती है, अप्रॉक्स 75 to 80%। इसका स्ट्रक्चर मोनोमरिक होता है, यानी इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। इसके फंक्शंस हैं न्यूट्रलाइजेशन, वायरस और टॉक्सिन्स को इनएक्टिव करना, ऑप्सोनाइजेशन, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स के लिए पैथोजन को इजीली टारगेट बनाना, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करना एंड ADCC। एंड इसका सबसे मेन फंक्शन होता है प्लेसेंटल ट्रांसफ़र। सिर्फ IgG ही प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ये फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा IgG ही बनता है और वैक्सीनेशन के बाद भी मेजर एंटीबॉडी IgG ही होती है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि IgG यानी गोज़ टू बेबी, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। यही एक इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। बात करते हैं अब IgM की, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये बॉडी की फर्स्ट एंटीबॉडी होती है। IgM पेंटामरिक स्ट्रक्चर की होती है, मतलब ये 5 मोनोमर से मिलकर बनती है और इसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। पेंटामर को कनेक्ट करने के लिए इसमें J चेन होती है। IgM का फंक्शन है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहले IgM ही बनता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये सबसे पावरफुल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर है। एंड नेक्स्ट इज एग्लूटिनेशन। IgM प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। न्यूबॉर्न में IgM अगर डिटेक्ट हो तो इसका मतलब है फीटस ने खुद इन्फेक्शन फेस करा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी है IgA। ये बॉडी की म्यूकोसल एंटीबॉडी है। इसकी लोकेशन है सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टाइन। ये म्यूकोसल सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। इसका स्ट्रक्चर मोनोमरिक होता है, लेकिन सिक्रीशन के फॉर्म में ये डाइमर होती है। सिक्रीटरी IgA में एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है जो इसे डाइजेशन से प्रोटेक्ट करके रखता है। IgA डायमर भी J चेन से कनेक्टेड होता है। IgA का फंक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन, म्यूकोसल प्रोटेक्शन, न्यूबॉर्न प्रोटेक्शन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। इसके बाद अब बात करते हैं IgE की, जो सबसे कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोनोमरिक स्ट्रक्चर होती है और इसका फंक्शन होता है एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बॉडी को बचाना। IgE बाइंड करता है मास्ट सेल और बेसोफिल्स के साथ में। एलर्जन अगर वापस से आता है तो ये हिस्टामाइन रिलीज़ करता है और एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। अब आती है सबसे मिस्टीरियस एंटीबॉडी IgD। ये मोनोमरिक स्ट्रक्चर की होती है और ये मेनली बी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन होता है बी सेल रिसेप्टर के थ्रू बी सेल का एक्टिवेशन करना। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। IgG मोनोमर होता है और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स और प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है। IgM पेंटामर होता है। इसका फंक्शन होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स में। IgA डाइमर होता है जो म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। IgE मोनोमर होता है और एलर्जी और पैरासाइट में रिस्पॉन्स करता है। IgD भी मोनोमर होता है और ये बी सेल रिसेप्टर के थ्रू बी सेल का एक्टिवेशन करवाता है। अब समझते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स।
अगर पहला इन्फेक्शन हुआ तो आईजीएम सबसे पहले रिलीज़ होगा और फिर आईजीजी, लेकिन सेकेंड इन्फेक्शन के टाइम पर मेमोरी सेल ऑलरेडी बनी होती है, तो ये डायरेक्ट आईजीजी का सिक्रीशन करती है और एक फास्ट रिस्पॉन्स देती है। बी सेल पहले से आईजीजी नहीं बनाती। नेटिव बी सेल पहले आईजीएम और आईजीडी को एक्सप्रेस करती है। एक्टिवेशन के बाद हैवी चेन चेंज हो जाती है और आईजीजी, आईजीए और आईजीई भी बन सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लास स्विचिंग। क्लास स्विचिंग में वेरिएबल रीजन चेंज नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट रीजन चेंज होता है, यानी एंटीजन स्पेसिफिसिटी सेम रहती है, सिर्फ उसका फंक्शन चेंज होता है। अब समझते हैं एफिनिटी मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट। जितना रिपीटेड एक्सपोजर होगा उतनी बेटर एंटीबॉडीज़ होगी और उतनी हायर एफिनिटी होगी। ये सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। मतलब जैसे ही पैथोजन बॉडी में इंटर करता है, पहले आईजीएम बनती है, फिर उसकी क्लास स्विचिंग होती है और आईजीजी मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करती है। देन अगर सेकेंड एक्सपोजर होता है तो रैपिडली आईजीजी का रिस्पॉन्स होता है और बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिवली फाइट करती है। अगर आईजीई का कंसंट्रेशन हाई होता है तो इसका मतलब है एलर्जी है। अगर आईजीए का कंसंट्रेशन कम आता है तो इसका मतलब है कि रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। अगर मैटरनल आईजीजी प्रेजेंट है तो नियोनेटल प्रोटेक्शन होता है और हाई आईजीएम है तो रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है। ये चीज़ें डायग्नोस्टिक में यूज़ की जाती है। इसी के साथ एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट तो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। तब तक आप एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि इम्यूनोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है सीएसआई नेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।